वंदे मातरम दोस्तों, मैं रुपेश सेठी आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तक पढ़ लिया था और आज हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है, आज का जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे आप इतिहास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो पहली बात तो मेरी है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज पूरा देखा कीजिए। इसमें कई सारे मैंने सुधार किए और कई सारे इसमें संशोधन भी जोड़े, तो आप प्लीज जो भी वीडियो देखते हैं अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि बीच बीच में कई सारे क्वेश्चन भी पूछता हूं। क्लियर? तो हमारा पहला जो टॉपिक है आज का वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो सबसे पहली बात तो यही कि इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहा गया, या भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है। तो देखिए भाई, जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे वो तत्कालीन भारत मंत्री या भारत सचिव थे, जबकि जो चेम्सफोर्ड थे वो तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय थे। इन दोनों के द्वारा मिलकर इस अधिनियम को पारित किया गया था, इसीलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। अगर बात करें कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, तो उन पर बढ़ने से पहले, उन प्रावधानों पर बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इस अधिनियम को लाने के पीछे मुख्य कारणों की। तो आपको पता है कि इस अधिनियम को 1919 में लाया गया था और 1919 से पहले अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक जबरदस्त युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसका नाम क्या था, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक लड़ा गया। और इस युद्ध में दो गुट बने हुए थे, जिनमें कौन कौन थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था और इसी वजह से ब्रिटेन को भारतीय सेनाओं का सहयोग अपेक्षित था और इन्हीं सेनाओं का सहयोग लेने के लिए आवश्यक था कि ब्रिटेन भारतीय कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट करे, और भारतीय कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए ही यह अधिनियम लाया गया। पहला कारण। दूसरे कारण में बात करें तो वो है लखनऊ समझौता। देखिए भाई, 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ, लखनऊ में। और इस लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस के दो गुट थे, पहला गुट नरम दल और दूसरा गुट गरम दल। नरम दल को आप क्या कहते हो, उदारवादी, और गरम दल को उग्रवादी। इन दोनों दलों के मध्य पुनः एकता स्थापित हो चुकी थी। और आपको यह भी पता है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे और गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, वो बात आपको पता है। और अगली बात है हमारी लखनऊ समझौता। इस लखनऊ समझौते, जो कि लखनऊ में 1916 में हुआ, इसमें नरम दल और गरम दल, उदारवादी और उग्रवादी नेता अलग अलग हो गए थे, मतलब वापस एक हो गए थे, एकता स्थापित हो गई थी। और इस लखनऊ समझौते की एक खास बात और है कि इसी समझौते में या इसी अधिवेशन में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, इन दोनों के मध्य भी वापस एकता स्थापित हो चुकी थी। और इस समझौते के अंतर्गत जो कांग्रेस था उसने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात को मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने का तात्कालिक कारण शायद भारतीय राजनीति में लाभदायक रहा हो, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम थे वो अत्यंत विध्वंसक थे। आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसके बीज यहां पर ही बोए गए थे। क्लियर? अगले कारण की ओर बढ़ते हैं अपन। तीसरा कारण था होम रूल लीग आंदोलन। जो होम रूल लीग आंदोलन था, इसको भारत में दो व्यक्तियों के द्वारा मैनेज किया जा रहा था। जो फर्स्ट व्यक्ति था उसका नाम था लोकमान्य तिलक, और जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था श्रीमती एनी बिसेंट।
लोकमान्य तिलक के द्वारा यह महाराष्ट्र से लगे क्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा था, जबकि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा संपूर्ण भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा था। अब देखिए आप, इस आंदोलन का मतलब क्या था कि भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की मांग, मतलब भारत का जो शासन है वो किसके हाथों में रहे, स्वयं भारतीयों के हाथों में रहे। तो इस आंदोलन के फलस्वरूप जो संपूर्ण भारतीय जनता थी, उस संपूर्ण भारतीय जनता में राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना प्रबल हो चुकी थी और युवाओं में जोश उमड़ रहा था। तो इसी के कारण एक क्रांति होने का भय ब्रिटिश सरकार को डरा रहा था। इसी कारण प्रशासन में सुधार आवश्यक समझे गए और उसके कारण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। और जो हमारा लास्ट कारण आता है, अंतिम कारण है संपूर्ण भारतीय जनता में 1909 के अधिनियम द्वारा असंतुष्टि, मतलब जो 1909 का अधिनियम था वो पूरी भारतीय जनता को असंतुष्ट था, पूरी भारतीय जनता उससे असंतुष्ट थी, संतोष नहीं कर पाई थी उससे, और इसी कारण भारतीय प्रशासन में सुधार आवश्यक समझे जा रहे थे। 1909 के अधिनियम का उदारवादी भी विरोध कर रहे थे और उग्रवादी भी विरोध कर रहे थे। उदारवादियों ने तो इसे अपर्याप्त प्रशासनिक सुधार भी कहा था। तो इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब कारणों के मद्देनजर भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, लाया गया। क्लियर। अब उस समय की एक परिस्थिति और देखते हैं अपन कि उस समय एक छोटी सी परिस्थिति थी इस अधिनियम को लाने की, वो क्या थी, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंबई में, और इस बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एसपी सिन्हा ने। अब देखिए आप, एसपी सिन्हा का नाम 1909 अधिनियम में आया है, वो क्यों आया है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। क्लियर। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एसपी सिन्हा साहब ने, और इस अधिवेशन में अध्यक्षता भाषण में उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश प्रशासन है उसका भारतीय प्रशासन में क्या उद्देश्य, मतलब जो ब्रिटिश जो संसद है, जो भारत में शासन संभाल दी है, वो भारतीय प्रशासन में उसका क्या उद्देश्य है। तो इसी के जवाब में 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू के द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इस घोषणा में उन्होंने 3 बातें साफ की थी मॉन्टेग्यू महोदय ने, जो कि तत्कालीन भारत सचिव या भारत मंत्री थे। पहली बात, ब्रिटिश प्रशासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। पहला उद्देश्य क्या है ब्रिटिश प्रशासन का, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दूसरी बात, इस उत्तरदायी शासन के प्रत्येक चरण का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो दूसरी बात, इस उत्तरदायी प्रशासन के प्रत्येक चरण का निर्माण ब्रिटिश संसद करेगी। और लास्ट बात कि इस उत्तरदायी शासन का उद्देश्य है प्रशासन में भारतीयों का अधिक से अधिक सहयोग लेना। तो तीसरी बात, इस उत्तरदायी शासन का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना है। तो देखिए भाई, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख कारण और तत्कालीन परिस्थितियां जिनको मद्देनजर रखते हुए यह अधिनियम पारित किया गया था, उन सब पर अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम इस अधिनियम के तहत लाए गए प्रमुख प्रावधानों पर। क्लियर। तो अब मुख्य प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे। आप जो भी नोट्स बना रहे हो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए।
मैं लिखवाने नहीं बैठूंगा आपको। तो बात करते हैं अपन प्रमुख प्रावधानों पर। पहला प्रावधान, पहले प्रावधान की बात करें तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल। देखिए वापस बैक साइड चलते हैं। 1861 भारत शासन अधिनियम पढ़ा था हमने। उस अधिनियम में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में परामर्श देने के लिए एक कुछ सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था, जो क्या काम करते थे, कानून निर्माण का। तो उसे अपन ने क्या कहा था, केंद्रीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय विधानमंडल कहा था। तो 1909 में उस विधानसभा या विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। अब यहां पर क्या किया जा रहा है कि उस विधान परिषद को ही दो भागों में बांट दिया गया है, मतलब द्विसदन कर दिए गए। आज भी वर्तमान परिस्थिति में भी हमारी व्यवस्थापिका के कितने सदन हैं, दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उस समय भी क्या किया गया, उस व्यवस्थापिका को दो भागों में बांट दिया गया। पहला सदन क्या कहलाया, राज्य परिषद, और दूसरा सदन क्या कहलाया, भारतीय विधानसभा। जो राज्य परिषद थी यह एक उच्च सदन था और विधानसभा कैसा था, एक निम्न सदन। क्लियर। अब राज्य परिषद में टोटल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 60 सदस्य, जिसमें से 34 सदस्य तो क्या होंगे, निर्वाचित, और जो 26 सदस्य हैं वो होंगे मनोनीत, जो कि गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। उसके बाद अगर भारतीय विधानसभा पर चर्चा करें तो भारतीय विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 145, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित होंगे और 41 सदस्य मनोनीत होंगे। ये इसकी स्ट्रेंथ देख चुके अपन। अब देखिए आप, यहां पर भी निर्वाचित हैं 34 सदस्य और यहां पर भी 104 सदस्य निर्वाचित हैं। तो हमारे सामने बात यही आती है कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से किया गया होगा। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो चुकी थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब समझते हैं आप, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जिन्हें चुना जा रहा है वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन यहां पर अब जो भी निर्वाचन होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। मतलब अब इन सदस्यों को जनता स्वयं चुनेगी, लेकिन संपूर्ण भारतीय जनता को निर्वाचन या मताधिकार के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया गया है। केवल 3% भारतीय जनता, केवल 3% भारतीय जनता को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था इस अधिनियम के तहत। और वो अधिकार भी किस आधार पर दिया गया था, संपत्ति के आधार पर। मतलब वो लोग जो इनकम टैक्स पे कर रहे थे सरकार को, मतलब सरकार को जिन लोगों से फायदा हो रहा था, उन्हीं लोगों को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था इस अधिनियम के तहत। तो इस अधिनियम की जो दूसरी मुख्य विशेषता है, दूसरा मुख्य प्रावधान है, वो क्या रहा है कि इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। यह प्रश्न आरएस प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप देख रहे होंगे हमारा लेवल कितना डीप है। अगली अगर बात करें तो अगले प्रावधान की अगर अपन बात करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान है। अभी हमने बात की थी केंद्र की, अब अपन बात कर रहे हैं प्रांत की। तो देखिए आप, प्रांतीय विधानसभाओं में हमने देखा है कि सदस्य संख्या हर बार अलग होती थी। 1909 में हमने भी देखा था कि बंबई, मद्रास और जो कलकत्ता विधानसभा थी, बंगाल विधानसभा थी, वहां पर सदस्य संख्या कितनी थी, 50। बाकी अन्य सभी प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य संख्या कितनी थी, 30। मतलब प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य संख्या अलग अलग थी। तो इसी कारण एक नया फॉर्मूला बनाया गया। उस फॉर्मूले के अंतर्गत सभी प्रांतों में 70% सदस्य तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, और जो 30% सदस्य है वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो प्रांतीय विधानसभाओं के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाया गया जिसके तहत 70% सदस्य निर्वाचित होंगे और 30% सदस्य मनोनीत होंगे। अगले प्रावधान पर चर्चा करें तो अगला प्रावधान भी प्रांतों से आ रहा है
और ये जो प्रावधान है वो इस अधिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसे कहा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन या दोहरा शासन की शुरुआत। द्वैध शासन या दोहरे शासन को हम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में भी पढ़ चुके थे। इस शासन का मतलब मैं आपको बता भी चुका था। दोहरा शासन का मतलब होता है कि जब शासन व्यवस्था दो अलग अलग भागों में बांटकर की जाए उसे ही क्या कहा जाता है, दोहरा शासन कहा जाता है। पर यहां पर जो व्यवस्था थी वो काफी अलग थी, उसे देख लेते हैं वो क्या थी। तो भाई प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत विषयों को दो भागों में बांटा गया था। पहले विषय थे केंद्र सूची के विषय। इन केंद्र सूची के विषयों में रखा गया था लगभग 47 विषयों को, जबकि प्रांतीय सूची में रखा गया था 50 विषयों को। अब सीधी सी बात है, जो केंद्रीय सूची के विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय तथा केंद्रीय विधान व्यवस्थापिका। जबकि जो प्रांतीय सूची के विषय इन पर कानून कौन बनाएगा, एजीजी तथा प्रांतीय विधानसभा। अब यहां पर प्रांतीय सूची के विषयों को भी दो भागों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय और दूसरा भाग हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों की संख्या रखी गई लगभग 22 और हस्तांतरित विषयों की संख्या रखी गई 28। आरक्षित विषय हैं ये कौन कौन से थे, जैसे गृह विभाग, उसके अलावा रक्षा, संचार इत्यादि। हस्तांतरित विषयों में जैसे सामुदायिक सेवाएं, स्थानीय स्वशासन, पीडब्ल्यूडी, ऐसे विषय रखे गए। अब जो आरक्षित विषय हैं इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसे दिया गया, गवर्नर जनरल की परिषद के मंत्रियों। जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य थे उनको इन विभागों का मंत्री बनाया गया। और ये जो मंत्री थे ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, गवर्नर जनरल के प्रति। जबकि हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों को। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, प्रांतीय विधानसभा के प्रति। तो देखिए आप, जो राज्य सूची के 50 विषय हैं उनमें आधे विषयों पर तो कानून कौन बना रहा है, केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स, और आधे विषयों पर कौन कानून बना रहा है, उन पर प्रांतीय विधानसभा के मिनिस्टर्स। तो इसी कारण प्रांतीय जो शासन था वो दो अलग भागों में बांट दिया गया था, जिस पर आधा अधिकार तो प्रांत का था और आधा अधिकार केंद्र सरकार का था। इसी कारण इस व्यवस्था को एक अलग नाम भी दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, आंशिक उत्तरदायी शासन। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि जैसे अभी मान लो हमारे राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार के एक मंत्री हमारे प्रमोद जैन जी भाया, तो वो भी क्या है, मिनिस्टर है, और उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, खनन मंत्री। पर वो किसके प्रति उत्तरदायी है, प्रांतीय विधानसभा के प्रति। तो ऐसे ही जो यहां पर विधानसभा के सदस्य थे वो भी किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, विधानसभा के प्रति। और जो गवर्नर जनरल की परिषद के मंत्री थे वो किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, गवर्नर जनरल के प्रति। तो यही जो व्यवस्था थी इसे ही दोहरा शासन पद्धति या द्वैध शासन प्रणाली का नाम दिया गया था। आपको क्लियर है, यहां से प्रश्न 100% पूछा जाता है 1919 अधिनियम से। क्लियर, आगे बात करते हैं अगले प्रावधान की ओर। तो अगला प्रावधान आता है हमारे सामने, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। देखिए भाई, भारत शासन अधिनियम 1909 में हमने पढ़ा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए, कुछ सीटें व्यापारियों के लिए और कुछ सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित की गई थी। तो इसी सांप्रदायिक निर्वाचन का 1919 में विस्तार किया गया और 1919 में
अब सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपियों को और आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को सांप्रदायिक निर्वाचन में जोड़ दिया गया। मतलब अब सांप्रदायिक निर्वाचन में मुस्लिम व्यापारी जमींदारों के साथ साथ कौन और शामिल है? सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीय, ये भी शामिल हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगली बात करते हैं अगले प्रावधान की ओर। नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल की स्थापना। इस अधिनियम के तहत भाई 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। अब बात करते हैं नरेश मंडल पर या नरेंद्र मंडल पर। तो देखिए आप, भारत की जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों के राजाओं का एक संघ बनाया गया था, उसे ही क्या कहा जाता था? नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल। तो इस नरेश मंडल में भारत की कुल 121 रियासतों के राजाओं ने भाग लिया था। और इस नरेश मंडल में राजस्थान की भी 4 रियासतों ने भाग लिया था। पहला अलवर, दूसरा बीकानेर, तीसरा करौली और चौथी धौलपुर। और इस नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर थे वो भी हमारे राजस्थान से ही थे। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी इस नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे। क्लियर? आगे बात करते हैं अपन अगले प्रावधान की ओर। लोक सेवा आयोग का गठन। भाई लोक सेवा आयोग का जो गठन है ये कब किया गया है? 1926 में। लेकिन इसकी सिफारिश जो थी वो 1924 में किसके द्वारा की गई थी? विधि आयोग के द्वारा। मतलब 1924 में विधि आयोग के द्वारा लोक सेवा आयोगों के गठन की सिफारिश की गई थी और 1924 में लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। और यह गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रावधान, अगले प्रावधान के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उस कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। मतलब अगला प्रावधान, गवर्नर जनरल की परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद अगला प्रावधान, भारत मंत्री या भारत सचिव को परामर्श देने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? भारत परिषद। उस परिषद में कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य। तो इस अधिनियम के तहत उस भारत परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। मतलब भारत परिषद की सदस्य संख्या 12 निर्धारित की गई। अगला प्रावधान, 1909 अधिनियम तक या इस अधिनियम के पहले 1919 अधिनियम के पहले तक भारत मंत्री या भारत सचिव का जो वेतन था वो कहां से दिया जाता था? भारतीय राजकोष से। तो इस अधिनियम के तहत भारत मंत्री या भारत सचिव का वेतन अब कहां से दिया जाएगा? ब्रिटेन के राजकोष से। ब्रिटिश राजकोष से देना निर्धारित। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई पहली बार। और उस पहले हाई कमिश्नर का नाम क्या था?
हाँ भाई, तो इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में पहली बार एक भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई और पहले भारतीय हाई कमिश्नर कौन थे? विलियम म्यूल। तो देखिए, ये इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। हाँ, एक प्रावधान और बच रहा है इस अधिनियम का, वो क्या था कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। मतलब पहले केंद्र सरकार संपूर्ण राज्यों के लिए बजट निर्धारित करती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार अपना अलग बजट लेकर आएगी और सारे स्टेट्स जो हैं वो अपना अलग अलग बजट लेकर आएंगे। मतलब केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया है। तो ये इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। अब इस अधिनियम के पारित होने के बाद कुछ बातें कही गई थी, जैसे कांग्रेस ने कहा था कि जो 1919 के सुधार हैं या जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं वो क्या है? वो निराशाजनक है। जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इन सुधारों को बिना सूरज का सवेरा बताया था। क्लियर? अब एक बात बता देता हूं आपको कि जो भारत शासन अधिनियम है 1919 जो है, ये 1 अप्रैल 1921 से संपूर्ण भारत में पारित हुआ था। मतलब इस अधिनियम के जो प्रावधान थे वो 1 अप्रैल 1921 से संपूर्ण भारत में प्रभावी हो गए थे। ये सारी बातें भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।